बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 20 है और टॉपिक है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था और ये रेस्पिरेशन एरोबिक है और ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन हम स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हम रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन का अमल किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन ये हमारा टॉपिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में क्या किरदार है। माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्ज ग्रैनुलर और फिलामेंटस ऑर्गेनेले। माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज ग्रैनुलर या फिलामेंटस ऑर्गेनेले हैं। ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार और फिलामेंटस का मतलब होता है रॉड शेप्ड। सो माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज ग्रैनुलर और फिलामेंटस ऑर्गेनेले हैं that are distributed throughout the cytoplasm of animal and plant cells। और पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे वो प्लांट का सेल हो। Each mitochondrion is constructed of an outer enclosing membrane and inner membrane with elaborate fold which are called cristae that extend into the interior of the organelle। अभी आपने इसकी स्ट्रक्चर को समझना है, इसकी स्ट्रक्चर को आपने समझना है। पहले आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक लार्ज ग्रैनुलर या फिलामेंटस ऑर्गेनेले है, ठीक हो गया? फिलामेंटस या ग्रैनुलर ऑर्गेनेले है। और उसके बाद जब स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं, उस स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन नजर आती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो एलाबोरेट फोल्डिंग्स बनाती है, वाजे फोल्डिंग्स बनाती है अंदर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। उन एन एलाबोरेट फोल्डिंग्स को आप क्रिस्टी का नाम देते हो। एक बोलेंगे तो क्रिस्टा, जमा बोलेंगे तो क्रिस्टी। एक होगा तो क्रिस्टा, ज्यादा होंगी तो क्रिस्टी। सो it is bounded by two membrane, the outer membrane that is smooth while the inner membrane, कौन सी membrane? Inner membrane that form elaborate folds and these folds are called cristae। so दो membrane होती हैं, एक outer और एक inner। inner membrane जो होती है that form elaborate fold, वाज़े folds बनाती है, उन फोल्ड को आप क्रिस्टी कहते हो। दैट एक्सटेंड इनटू द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनेले, और वो क्रिस्टी किसकी तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं? ऑर्गेनेले के अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाते हैं। और अंदर जो चीज़ है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले ए पार्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना किस प्रोसेस में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है। बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी of the organic molecule to the chemical bond of ATP। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक हो गया? किस प्रोसेस में हिस्सा लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। और क्या करता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, किसकी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा? ग्लूकोज। उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है उसको तब्दील कर देता है किसकी एनर्जी में? एटीपी की एनर्जी में। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इट्स रोल इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। के माइटोकॉन्ड्रिया अपना किरदार सेलुलर रेस्पिरेशन में करता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किसकी केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है? एटीपी की केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। A large battery of enzyme and coenzyme slowly release energy from glucose molecule। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बड़ी मिकदार में एंजाइम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बड़ी मिकदार में कोएंजाइम पाए जाते हैं। There is a large battery of enzymes and coenzymes which are present in the bacteria। These enzymes and these coenzymes they slowly release energy from the glucose molecule।
ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बड़ी मिकदार में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम आपको पता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। व्हाइल कोएंजाइम क्या होते हैं, ज्यादातर एंजाइम को काम करने के लिए उनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड हो, टाइटली बाउंड ना हो, तो उसको आप कोएंजाइम कहते हैं, जिसका जरिया क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बैटरी का मतलब बड़ी मिकदार में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देयर इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज ए बैटरी ऑफ एंजाइम एंड कोएंजाइम। These enzyme and coenzyme slowly releases the energy from the glucose molecule and convert energy into ATP। आगे चलते हैं। Thus mitochondria are the power houses। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ताकत खारिज कर रहे हैं, पावर खारिज कर रहे हैं। लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एनर्जी को रिलीज करता है, लिहाजा एनर्जी बनती है, यहाँ पे एटीपी बनता है, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। दैट प्रोड्यूस एनर्जी नेसेसरी फॉर मेनी सेलुलर फंक्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी बहुत सारे सेलुलर फंक्शन करती है, बहुत सारे सेल के काम करती है। तो ये था एटीपी का किरदार सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का किरदार, आई एम सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में किरदार था। अब देखते हैं एटीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखा रेस्पिरेशन में, अब आप देखेंगे द एटीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और उसकी अहमियत देखते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरली एब्रिविएटेड एज एटीपी is a compound found in every living cell and it is one of the essential chemical of life। MCQs बन सकता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आम तौर पर हम जनरली तौर पर क्या करते हैं, एब्रिविएट कर देते हैं, उसका मुखफ़फ़ लिखते हैं किस शक्ल में, ATP की शक्ल में। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरली एब्रिविएटेड एज ATP। अब ATP क्या है, ये एक कंपाउंड है फाउंड इन एवरी लिविंग सेल। हर जिंदा सेल में, हर जानदार के सेल में ATP पाया जाता है एंड इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल केमिकल ऑफ लाइफ। और ये ज़िंदगी का एक एसेंशियल केमिकल है। इट प्लेज द की रोल इन मोस्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ATP है ये क्या करता है, की रोल अदा करता है इन मोस्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी को तब्दील किया जाता है, ठीक है, उसमें सबसे की रोल किसका होता है, ATP का की रोल होता है। आगे चलते हैं हम। कन्वेंशनली द P स्टैंड फॉर द एंटायर फास्फेट ग्रुप। ये जो आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो और उसमें P लिखते हो, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ATP की। ये ATP की स्ट्रक्चर देखें। ATP में एक डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस होती है जिसे बोलते हैं एडिनिन। एडिनिन ये डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस है। एक ये चीज़ होती है ATP में, एक 5 कार्बन शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोज। सिंपल सी डायग्राम आप देख लें ATP की। ये दूसरा सब यूनिट ATP का, पहली डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस है दैट इज कॉल्ड एडिनिन, और एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर है जिसको राइबोज बोलते हैं, और 3 फास्फेट होते हैं। और कितने फास्फेट होते हैं, 3 फास्फेट होते हैं, 3 फास्फेट ग्रुप, 3 फास्फेट ग्रुप। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। इन दो को मिल, अगर अकेले है तो ये एडिनिन है, जब ये दोनों मिल जाएं तो एडिनोसिन बन जाएगा। एडिनोसिन कौन कौन, एडिनिन और राइबोज, ये जब मिल जाएंगी, एडिनिन और जब राइबोज मिल जाएंगी तो बनेगा एडिनोसिन। अब जब एक फास्फेट मिल जाएगा तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जब 2 फास्फेट मिल जाएंगे तो बन जाएगा ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट। अगर तीनों फास्फेट मिला देते हो तब बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो एडिनोसिन का पता हुआ आपको कि एडिनिन प्लस राइबोज शुगर दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन, जबकि अकेले क्या है, डबल रिंग नाइट्रोजन की बेस एडिनिन है। जब इसके साथ राइबोज शुगर मिला देते हैं तो ये बन जाती है एडिनोसिन, फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब P के बारे में बोला जा रहा है वहाँ पे कि कन्वेंशनली द P स्टैंड्स फॉर द एंटायर फास्फेट ग्रुप। कि जो P होता है इससे मुराद हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, पूरा फास्फेट का ग्रुप लेते हैं। द सेकंड एंड द थर्ड फास्फेट रिप्रेजेंट सो कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स। याद रखिएगा
एनर्जी किस बॉन्ड में ज़्यादा होती है? सेकंड फास्फेट में और थर्ड फास्फेट बॉन्ड में बड़ी एनर्जी होती है। इसको भी जब तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी और इसको भी जब तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। और आमतौर पर इसको तोड़ा जाता है और इसको तोड़ा जाता है। जो आउटर मोस्ट दो फास्फेट बॉन्ड होते हैं उनको ही ब्रेक किया जाता है और उनसे एनर्जी निकलती है। इसके टूटने से भी कितनी एनर्जी निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, जिसको दूसरे लफ्जों में अगर कैलोरीज में बताओगे तो 7300 कैलोरी। किलो की वैल्यू क्या होती है? 1000। सो 7.3 किलो कैलोरी भी ठीक है, 7300 कैलोरी भी ठीक है एक फास्फेट के टूटने से। दूसरा फास्फेट भी टूटेगा तो तब इतनी एनर्जी निकलेगी। ठीक हो गया? तो ये आपने देखा आमतौर पर जो एनर्जी होती है वो सेकंड फास्फेट में होती है और थर्ड फास्फेट में होती है। तो यही आपने कहा इधर कि द सेकंड एंड द थर्ड फास्फेट रिप्रेजेंट सो कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड। दूसरा फास्फेट ग्रुप और तीसरा फास्फेट ग्रुप इनको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है और जब ये ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इफ दीज आर ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, अगर इन्हीं बॉन्ड को पानी की मौजूदगी में तोड़ा जाए, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना in the presence of water, this is called hydrolysis. So अगर इन bonds की hydrolysis हो, far more free energy is released, तो बहुत ज़्यादा free energy खारिज होती है as compared to the other bond in the ATP molecule. तो अगर इन दो bond की hydrolysis हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है बनिस्बत दूसरे bonds के, बनिस्बत दूसरे bonds के second और third bond से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। The breaking of terminal phosphate of ATP releases about 7.3 kilocalorie of energy. याद रखना, the breaking of terminal phosphate, आखिरी फास्फेट को तोड़ने से कितनी एनर्जी निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। लास्ट फास्फेट के बॉन्ड को तोड़ने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। The high energy phosphate bond enable the cell to accumulate a great quantity of energy in a very small space and keeps it ready for use as soon as it is needed. So the high energy phosphate bond, तो ये जो फास्फेट बॉन्ड होता है ना, ये अपने अंदर बड़ी एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है और जगह बड़ी थोड़ी घेरता है और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। ठीक हो गया? तो हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड एनेबल द सेल टू अकमुलेट ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन ए वेरी स्मॉल स्पेस एंड कीप्स इट रेडी फॉर द यूज एज सोन एज इट इज़ नीडेड। कि जो फास्फेट बॉन्ड होता है ये सेल को इस काबिल बनाता है कि ये बड़ी मिकदार में एनर्जी को स्टोर कर सके लेकिन स्मॉल स्पेस के अंदर, और फिर एनर्जी क्या हो सकती है? यूज़ हो सकती है जब उसकी नीड होती है, ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। The ATP molecule is used by the cells as a source of energy for various functions such as synthesis of more complex compound. अब ATP की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ होगी? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ATP मॉलिक्यूल एनर्जी देता है और वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? पहला काम, सिंथेसिस ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए वो एनर्जी यूज़ होती है। और ये एनाबोलिज्म है बेसिकली। एनाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, उसको एनाबोलिज्म कहते हैं और एनाबोलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा मस्कुलर कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन के लिए भी क्या होती है? एटीपी की एनर्जी जरूरत होती है। और चौथे नंबर पे नर्व कंडक्शन, नर्व कंडक्शन, नर्व को मुंतकिल करने में, पैगाम रसानी में, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में भी एनर्जी लगती है। और इन सारे कामों के लिए कौन एनर्जी देता है? एटीपी एनर्जी देता है। सो आपने टॉपिक कवर किया द रोल ऑफ एटीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि एटीपी क्या है और उसकी अहमियत क्या है।